Good evening, everyone. Hello. Lots of students have joined now. It's already 9 minutes up. तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज टाइम पे ज्वाइन करें ताकि बाकी बच्चों का भी टाइम वेस्ट ना हो. ओके सो हाँ, आई नो आपका बायो का एग्जाम है, हम उसी के लिए यहाँ पर आए हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके चांसेस हैं बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आने के. सो आप लोगों ने बहुत ध्यान से ये क्लास सुननी है. सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. माय नेम इज लविशा शर्मा एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ एंड आई विल बी योर बायोलॉजी ट्यूटर फॉर दीज 3 days जब तक हमारी रिविजन चलेगी. ओके सो आज हम 3 दिन में डिवाइडेड है, तो आज हम फर्स्ट 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और आपको परसों ये पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली. अभी नहीं मिलेंगी, परसों मिलेंगी. तो इसका मतलब आपको आज बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा. हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे. सो अभी मैं जैसे ही टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी तो मैं चैट बॉक्स भी बंद कर दूंगी ताकि बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो. सो इफ एवरीथिंग इज ओके, मेरा स्क्रीन भी विजिबल हो गया है आप लोगों को, तो आप एक थम्स अप दे दीजिए so that I can start with the class and I can just shut off the chat. Just give a thumbs up if everything is good. ठीक है, thank you students, thank you everyone. It means everything is okay. So now we are good to begin. Okay, great, thank you everyone. जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं वो अपने हैंड्स डाउन कर लें ताकि अगर किसी को कोई डाउट हो सिर्फ वही बच्चा हैंड रेज करे. मोहम्मद अदनान अलम, आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है क्योंकि आप ही एक इकलौते ऐसे स्टूडेंट हो जिसने थम्स डाउन दिया है. ओके, ग्लिच हो रहा है. ओके सो आप एक बार रीजॉइन कर लें इफ देयर इज एनी नेटवर्क इशू. ओके सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं रिविजन ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर जो कि है द लिविंग वर्ल्ड. सो आई विल बी टर्निंग ऑफ द चैट नाउ. ओके सो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि जब आपकी टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा तो ये सिस्टमैटिक्स उस टाइम भी बताया गया होगा. हमने एक टर्म पढ़ी थी टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. और जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स में एक खास इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक्सोनोमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं सो उसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसकी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर along with the study of evolutionary relationship, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स. तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको आनी चाहिए. द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर along with the स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स, इन सबको मिलाकर सिस्टमैटिक की डेफिनेशन बनेगी. देखो जो फर्स्ट लाइन है वो बेसिकली टेक्सोनोमी की डेफिनेशन होती है. जब हम इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऐड कर देते हैं देन इट बिकम्स सिस्टमैटिक्स. ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है. आपने जब चैप्टर कराया था तब भी पढ़ी होगी, तो ये आप लोगों ने ध्यान से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके उसके बाद आपको डेफिनेशंस आ सकती हैं इस चैप्टर में से. यू कैन बी आस्क्ड कि डिफाइन स्पीशीज, डिफाइन टेक्सॉन, डिफाइन कपलेट. अब ये क्या चीजें हैं? स्पीशी जब आपको ये चैप्टर करवाया गया होगा तो उसमें बड़े टीचर ने बताया होगा कि स्पीशी क्या होती है.
एक ऐसी पॉपुलेशन है ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन that resembles one another in all the essential morphological and reproductive characters. अब ये बहुत जरूरी है. So species वो होती हैं जो morphologically and reproductive characters में जो organisms same होते हैं. Morphology का मतलब क्या होता है? Morphology means external structure. तो जो उसके external features हैं जिन organisms के, अगर वो same है तो वो same species को belong करते हैं. ठीक है. और रिप्रोडक्टिव मतलब दे आर एबल टू इंटरब्रीड, उनमें इंटरब्रीडिंग हो सकती है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स एक स्पीशी में आते हैं. टेक्सॉन क्या होता है? टेक्सॉन इज एनी यूनिट यूज्ड इन साइंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी. कोई भी यूनिट लाइक स्पीशी, ये एक टेक्सॉन है. उसके बाद जीनस, ये एक टेक्सॉन है. देन हम और कोई बात करें, सपोज फैमिली या किंगडम, ये सारे क्या हैं? These are units of classification, उसको कहते हैं टेक्सॉन. एंड देन इज की कपलेट. कपलेट की डेफिनेशन, कपलेट टर्म जो है ये टेक्सोनॉमिकल की से लिया गया है. की तो आपने पढ़ा होगा, वो टेक्सोनॉमिकल एड है जो प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में यूज्ड है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. ओके ओके, वेट अ सेकंड. ठीक है, आई थॉट किसी ने हैंड रेज किया. सो जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की ना लिस्ट बना लेते हैं. लाइक सपोज मैंने आपके सामने खाने की बहुत सारी चीजें रख दी, बीच में फ्रूट्स मिक्स कर दिए, बीच में वेजिटेबल्स मिक्स कर दिए, और मैंने आपको कहा कि आप इनको क्लासिफाई करो. तो आप क्या करोगे? आप उनको देखोगे कि अच्छा इसमें ये सिमिलैरिटी है, आपने इसको अलग कर दिया, लेकिन इनमें डिसिमिलैरिटीज हैं तो इनको अलग कर दिया. तो अगर हमें बहुत सारा क्लस्टर, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारे सामने हैं और हमने इनको क्लासिफाई करना है, तो एक तरीका होता है कि हम इन सबको एक एक को देखेंगे कि किसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है और किसमें क्या क्या डिफरेंस है. तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंस के बेसिस पर हम क्या करेंगे? एक लिस्ट बना लेंगे. एंड देन वी विल सी कि इसमें इतनी सारी सिमिलैरिटीज हैं तो हम इनको एक ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं. इनमें तो बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज हैं तो ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप में आएंगे. तो इस तरह से सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जब हम क्रिएट कर लेते हैं उसको कहते हैं कपलेट. तो ये आपके जो टेक्सोनॉमिकल की है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो ये डेफिनेशंस, दीज आर इंपॉर्टेंट. ओके, अब एक क्वेश्चन है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं मानते? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के देखो, सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं. ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब एक जिससे हम एग्जैक्ट डेफिनेशन दे सके लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन ग्रोथ के बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. क्यों? क्योंकि देखो ग्रोथ का मतलब होता है साइज में इंक्रीज होना, राइट? इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास. अब अगर सपोज आप लोगों के घर के आसपास आपने देखा होगा कहीं अगर कोई कचरे का ढेर पड़ा होता है, तो क्या होता है? एक के ऊपर आप चीजें रखते जाओ तो क्या बन जाता है? उसका एक माउंटेन बन जाता है. मोस्टली हमारे घर के आसपास कोई कूड़ेदान होता है ना, वहां पे हम देखते हैं कि क्या होता है, स्लोली 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 अगर हम ऊपर गार्बेज रखते रहते हैं तो उसका एक माउंटेन बन जाता है, वो ग्रो करता है. तो क्या, अब ये भी क्या हो रहा है? ये भी ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज इन मास हो रहा है, इंक्रीज इन साइज हो रहा है. तो क्या ये जो हमारा माउंटेन है ये लिविंग हो गया? नो. सो हर चीज जिसका साइज इंक्रीज हो रहा है वो लिविंग नहीं हो सकती. इसलिए हम ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं काउंट करते. बिकॉज जो चीज भी ग्रो कर रही है, हर चीज जिसका भी साइज बढ़ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो लिविंग हो. ठीक है. और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग यंग वंस. लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है कि यंग वंस प्रोड्यूस करता है. अब जो अमीबा है,
अमीबा अगर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्प्लिट कर जाते हैं दो में। अब इसमें कोई यंग वन तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, इसमें तो पेरेंट बचा ही नहीं, इसमें तो उसी की स्प्लिटिंग हो गई। तो क्या इसको, यही इसकी रिप्रोडक्शन है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स ही उनकी रिप्रोडक्शन होती है। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म यंग वंस प्रोड्यूस करता है। सो इसीलिए हम ग्रोथ को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर करते और हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर करते, क्योंकि आप इसमें लिखोगे कि एवरीथिंग दैट ग्रोज इन साइज, जरूरी नहीं है कि वो लिविंग हो। आप एग्जाम्पल दे सकते हो माउंटेन का, कि कुछ माउंटेन्स हैं, हिमालयन पर्वत अभी भी क्या है, वो ग्रो कर रहा है, तो क्या वो लिविंग हो गया? नो no. और रिप्रोडक्शन में आप एग्जाम्पल दोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनमें सेल की ग्रोथ को ही रिप्रोडक्शन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज करी जाती हैं, क्या आधार है उसका? मतलब क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पर करते हैं? हम ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दैट इज कि वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, या उसका सेल का स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, उसके बेसिस पे। डेवलपमेंट प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब उसके हैबिटेट के बेसिस पे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, सो कीज ये वही आ गया, की का हम अभी कर चुके हैं, कपलेट्स क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो गया है, एक टेक्सोनॉमिकल एड है, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये डेफिनेशंस हैं जीनस, फैमिली और ऑर्डर की। जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। फैमिली क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। जेनेरा क्या है? जीनस का प्लूरल है, जीनस के प्लूरल को जेनेरा बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा इज कॉल्ड फैमिली। देन ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है, ये भी इजी डेफिनेशंस हैं, ये ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में जब हमने आपको पढ़ाया गया होगा तो उसमें आपने कवर की होंगी। ओके, क्लासिफिकेशन, ये फिर वही बेसिक क्वेश्चंस हैं कि क्यों करी जाती हैं क्लासिफिकेशंस, होता क्या है क्लासिफिकेशन। लेट्स कम टू एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले तो आपसे रूल्स पूछे जा सकते हैं कि जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग करना किसी भी ऑर्गेनिज्म। जो हम नेमिंग करते हैं इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स, सबसे पहला बेसिक रूल है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लैटिन में होते हैं, तो हमेशा उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स मतलब टेढ़ी राइटिंग में लिखा जाता है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे थोड़े से इटैलिक स्टाइल में। उसके बाद जो फर्स्ट वर्ड होता है इट रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम, और जो सेकंड वर्ड है इट रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज नेम। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड जीनस का होता है, सेकंड वर्ड स्पीशीज का होता है। जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो हमसे इतनी इटैलिक्स वाली राइटिंग नहीं बन पाती, तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसको अंडरलाइन करते हैं। थर्ड रूल इज, जब हम हैंड रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं देन वी अंडरलाइन द नेम्स। और यस, सो जैसे कि अब आपको एग्जांपल दिया हुआ है मैंगीफेरा इंडिका। फोर्थ है कि जो फर्स्ट लेटर है यानी कि जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है और जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल रहता है। जैसे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस, तो अब ये तो जैसे टाइप्ड फॉर्म में है तो ये आप देख सकते हैं इट इज रिटन इन इटैलिक्स। अब अगर मैं हैंड से लिखूंगी तो मैं होमो सेपियंस, मैं ऐसे लिखूंगी। एच, एच जीनस नेम है, ये कैपिटल रहेगा।
सेपियंस स्पीशीज नेम है, ये फर्स्ट लेटर इसका स्मॉल रहेगा। अब कई बार क्या होता है, एक थर्ड नेम भी ऐड होता है, जैसे मैंगीफेरा, इंडिका, लिन। ये जो थर्ड नेम है ये बेसिकली टेक्सोनोमिस्ट पर होता है, जिसने इसकी नेमिंग करी है, जिसने इसका नामकरण किया है। ठीक है, सो जैसे इसका कार्लस लिनस ने किया था, तो ये उसके नाम पर मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन हेयर स्टैंड्स फॉर द टेक्सोनोमिस्ट, जिसने क्लासिफिकेशन करी है मैंगो की। ओके ओके, देन एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कोई भी प्लांट और कोई भी एनिमल स्पीशीज लेनी है आपने, और आपने उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन बतानी है, उसकी स्पीशीज से लेके उसके किंगडम तक। अगर सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ब्रिंजल का, या ह्यूमन बींग्स का दिया हुआ है होमोसेपियंस, तो मैं आपको एक बता देती हूँ। सपोज हम ह्यूमंस का करते हैं, तो स्पीशीज नाम से पता लग रहा है इसकी स्पीशीज सेपियंस है, इसका जीनस होमो है। देन फैमिली जिससे बिलोंग करती है दैट इज होमिनिडी। प्राइमेट ऑर्डर में आता है, क्लास इसकी मेमेलिया है, फाइलम कॉर्डेट है, और किंगडम एनिमेलिया है। तो इस तरह से कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इसकी पूरी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बतानी है। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की मतलब स्पीशीज से स्टार्ट होकर आपने उसके किंगडम तक बताना है कि इसकी क्या क्लासिफिकेशन है। ओके सो ये तो फर्स्ट चैप्टर का था। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजियर है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं। अब मेन मैं आपको जो कराना चाहती हूँ वो दैट वुड बी आवर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। अच्छा, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन आई विल बी शेयरिंग द सेकंड स्क्रीन। क्लियर है? ये थोड़ा सा इजी है, तो आप लोगों को डेफिनेटली ज्यादा मुश्किल नहीं आई होगी इसमें। ओके चलो, दैट्स गुड, सब सुन रहे हैं, दैट्स नाइस। ठीक है, थैंक यू। अरुण इज आस्किंग हर्बेरियम क्या होता है, तो आई विल टेल। हर्बेरियम बेसिकली क्या है, जैसे आप लोगों ने आपके स्कूल के टाइम पे हॉलीडेज होमवर्क मिलता होगा, तो आप उसमें कहते होंगे कि प्लांट्स, पुराने प्लांट्स को सुखाकर उसके पत्तों को चिपका कर लाना है। ऐसा हुआ है? किसी भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की लीव्स को सुखाकर स्क्रैप बुक में पेस्ट करके फिर हम नीचे उसकी हेडिंग दे देते थे कि ये प्लांट है, राइट। सो उसी तरह क्या करते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, उनको उनकी जो स्पेसिमेन है, कोई भी लीफ या कोई भी स्टेम या कोई भी फ्लावर, उनको ड्राई करके उसको पेस्ट कर देते हैं हर्बेरियम शीट्स पर। हर्बेरियम शीट्स पर उसको पेस्ट कर देते हैं और फिर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहां लिख देते हैं। तो अगर किसी ने स्टडी करना है ना उसके बारे में, तो हम हर्बेरियम शीट्स पे जाके वहां स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पता जानने में हेल्प करता है। किसी ने कुछ लिखा है चैट बॉक्स में, स्पीशीज स्पीशीज का नाम तो सिर्फ सेपियंस है, होमो जीनस का नाम है। तो होमो सेपियंस पूरा नाम जीनस प्लस स्पीशीज है। अगर सिर्फ स्पीशीज की बात करें तो दैट इज सेपियंस। नहीं नहीं नहीं, लगाना नहीं है, लिन नहीं लगाना है। ये तो अगर आपको आ जाए कि ये मैंने लिख दिया और फिर आप बताओ कि ये क्या डिनोट करता है, सिर्फ उस केस में। वैसे हम सिर्फ जीनस और स्पीशी का नेम ही अपने नॉर्मल नॉमेनक्लेचर में लिखते हैं। कभी कभी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ लिख देते हैं तो वो टेक्सोनोमिस्ट के नाम पर थर्ड नेम लिखते हैं। जैसे हम नॉर्मली हम नहीं लिखते हैं इसको, तो आपको पढ़ाया भी नहीं होगा ये। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े सेकेंड और थर्ड चैप्टर पर, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है।
हाँ, एक ही एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे सारी क्लासिफिकेशन पूछेंगे, बिल्कुल। जैसे कि अब मैंने स्क्रीन वो कर दी है, अगर आपसे वो पूछ सकते हैं कि होमोसेप सिर्फ ह्यूमंस बता देंगे, ह्यूमंस की सारी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की लिखो। तो हाँ, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। कोई भी नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स। अब ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आप लोगों को सब कुछ याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आप एक दो पढ़ के रखना, या आपको रैंडमली भी पूछ सकते हैं कि किसी भी एग्जाम्पल का आप सारी कैटेगरी लिखो, तो आप याद करके जाना। हाँ, ब्रिंजल इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस इंपॉर्टेंट है, तो जो दो आपको देंगे ना, आप वही दो पढ़ जाना, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नहीं, कोई भी एग्जाम्पल नहीं आएगा ऐसे। क्या नहीं देंगे? एक्सपेक्टेड मोस्टली ब्रिंजल और ह्यूमन ही है, तो इसलिए आपको यही कराया है। अच्छा, किसी ने आई थिंक ऊपर कैटलॉग, कैटलॉग क्या है? एक तरह से एक रजिस्टर होता है जिसमें अल्फाबेटिकली सारी स्पीशीज का नाम लिखा होता है। जस्ट लाइक एक स्कूल का एक रजिस्टर होता है ना, जिसमें सारे बच्चों का नाम लिखा होता है, तो उस तरह से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो वो बस एक रजिस्टर है जिसमें सारे नेम स्पीशीज के लिखते हैं। डिक्शनरी, बिल्कुल, गुड आजरा। चलो, अब हम आगे बढ़े, हम थोड़ी बहुत डिस्कशन एंड में कर लेंगे। इशरांत को टेंशन हो गई कि अगर कुछ और ना दे दें, वैसे चांसेस हैं कि ऐसे और नहीं देंगे, बट आप क्या करना, दो तीन प्लांट्स के और दो तीन एनिमल्स के अच्छे से पढ़ लेना, उससे ज्यादा ब्रिंजल और ह्यूमंस का तो खासकर कर लेना। अब रैंडमली इतना नहीं आएगा बाहर से, ठीक है। चलो, अब मैं चैट ऑफ कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम करेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब हाँ एक चीज, अब ये चैप्टर आप लोगों को ना बड़े अच्छे से पढ़ाया गया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने तो अपनी क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ाया था, आपको भी पढ़ाया गया होगा। तो इसमें से मैं आप लोगों से भी क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसका नाम लूंगी आप लोग हैंड रेज कर लेना, तो आप लोग माइक में आंसर दे सकते हैं, मैं जिसका नाम लूंगी, ठीक है। बट इट शुड बी इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हर एक बच्चा माइक ऑन करके बात कर रहा है, सो दैट कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। बट यस, ऑफ कोर्स आप लोगों की इंटरेक्शन होगी, आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होगे क्लास में, और अब से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नॉस्टॉक एंड एनाबीना दे हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हेटेरोसिस्ट्स कहते हैं, तो इन हेटेरोसिस्ट्स का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि नॉस्टॉक और एनाबीना जो हैं, इनको, इनका एक कॉमन नेम होता है, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये कौन से किंगडम में लाइक करते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। अरे वाह, बड़े बच्चों का आंसर पता है, दैट्स गुड। राजेश शर्मा, आप बताएंगे कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं ये? राजेश शर्मा की आईडी है जो, माइक में यू हैव टू टेल। प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम, ओके। मोहसिन खान? किंगडम मोनेरा। मैम किंगडम मोनेरा में यूएसए से। मोनेरा, बिल्कुल बिल्कुल। मैम किंगडम मोनेरा। ये प्लांट किंगडम को बिलोंग नहीं करते हैं, ये मोनेरा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैंने जानबूझकर ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा था कि एल्गी देखकर आप लोग सोचोगे कि ये प्लांट्स को बिलोंग करते हैं, बट नो, दीज बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, ठीक है। ये बैक्टीरिया है।
तो इनकी खास फीचर होती है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ जाएगा, मोस्टली चांसेस इसके हैं कि आ जाए, सो आप लोग सुनना। जो नॉस्टोगर एनाबीना है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यानी कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इनमें स्पेशल सेल्स होते हैं हेटेरोसिस्ट, जिसका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। ठीक है, सो इनका काम है नाइट्रोजन को फिक्स करना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एस्कोमाइसिटिस है, अच्छा अब ये एस्कोमाइसिटिस क्या चीज है और कौन से किंगडम को बिलोंग करती है, ये इसके लिए मैं एक छोटा सा आप लोगों से पोल लेना चाहूंगी। तो आप लोग पोल में आंसर करना, ठीक है, कि एस्कोमाइसिटिस जो नाम है ये कहाँ, किसको बिलोंग करता है। ओके, तो आप लोग पोल में जाके जल्दी से फटाफट आंसर कर दो, मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे या फंजाई। हरी अप। अरे वाह, कोई मोनरा कर रहा है, कोई प्रोटिस्टा कर रहा है, शाबाश। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे 100% आंसर एक ही ऑप्शन का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने गलत, ब्लंडर मिस्टेक्स। एस्कोमाइसिटिस कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? 26 वोट्स बड़ी जल्दी से ही आ गए हैं, बड़ी अलर्ट क्लास है ये, दैट्स वेरी गुड। 29, 30। ओके, सो मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, आई विल बी एंडिंग दिस पोल सून, तो जल्दी से आंसर करो। 34, 36, चलें। ओके, सो आई विल बी एंडिंग द पोल नाउ। तो ये जो एस्कोमाइसिटिस है 36 में से सिर्फ 20 बच्चे कह रहे हैं कि ये फंजाई को बिलोंग करती है, बाकी 16 स्टूडेंट्स कुछ और ही सिलेक्ट कर रहे हैं। एस्कोमाइसिटिस बच्चे फंजाई किंगडम को बिलोंग करती है, फंजाई की क्लास है। तो जिन्होंने भी मोनरा, प्रोटिस्टा या प्लांटे किया है उन लोगों को बहुत जरूरत है अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की, तो आप इन 3 दिनों में अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बच्चे। एस्कोमाइसिटिस फंजाई में आता है। कौन सी ऐसी एस्कोमाइसिटिस फंजाई है जो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होती है? तो इसका आंसर है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक ऐसी फंजाई है जो एस्कोमाइसिटिस क्लास को बिलोंग करती है। और ये जो न्यूरोस्पोरा है ये बहुत सारा, अगर हमें लाइक फंजाई पे कुछ काम करना है, ठीक है, रिसर्च वर्क करनी है, तो ये बहुत ज्यादा यूज होती है। द रीजन बीइंग इसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो कि ये डिवाइड बहुत जल्दी करती है, इट डिवाइड्स क्विकली। जो न्यूरोस्पोरा है उसकी बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन होती है, तो अगर हमें रिजल्ट्स देखने हैं तो बहुत जल्दी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है ये। और दूसरा है इसको कल्चर करना बहुत इजी है। इजी टू कल्चर का मतलब क्या है? इट इज इजी टू ग्रो। अगर हमें फंजाई को ग्रो करवाना है तो ये बहुत जल्दी इजीली बड़े सस्ते से मीडियम में ग्रो कर जाती है, तो न्यूरोस्पोरा बहुत काम आती है रिसर्च वर्क के लिए। ठीक है, ये तो फंजाई में आ गया। सिमिलरली अगर हम एनिमल किंगडम में देखें, मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट वैसे आपको बता रही हूँ, एनिमल किंगडम में जो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होता है वो होता है ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर बायोकेमिकल रिसर्च वर्क। ड्रोसोफिला इन केस ऑफ एनिमल्स एंड फंजाई के केस में न्यूरोस्पोरा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रेड टाइड्स क्या होते हैं और ये हार्मफुल क्यों होते हैं? तो आप लोगों को एक मिनट, अब आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। रेड टाइड्स कॉज करते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स, ये मैंने बता दिया। डायनोफ्लैजेलेट्स, अब आप लोगों ने नाम सुना है डायनोफ्लैजेलेट्स का? डायनोफ्लैजेलेट्स किस किंगडम में आते हैं? आपने मुझे चैट बॉक्स में ये लिखकर बताना है कि डायनोफ्लैजेलेट्स किस किंगडम में बिलोंग करते हैं। चैट बॉक्स में हरिडली आप लिखें। डायनोफ्लैजेलेट्स कौन से किंगडम में बिलोंग करते हैं? वेरी गुड, प्रोटिस्टा, शाबाश, गुड।
गुड आफ्टरनून। अरे वाह अरुण, टेरिडोफाइट्स। मतलब एक दो बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने कुछ अलग ही आंसर देना है। बिल्कुल सही, प्रोटिस्टा। डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, ठीक है, गुड एवरीवन। ये किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। ये जो होते हैं ये रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। इनका कलर जो रेड होता है क्योंकि इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है। तो ये रेड कलर के प्रोटिस्ट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। तो ये बहुत जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। दे मल्टीप्लाई रैपिडली। और जब वो इतने ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो वो पूरे सी की जो ओशन है उसकी सरफेस पे कवर कर जाते हैं। वो कुछ इस तरह से ओशन हमारा दिखने लग जाता है। तो इसको कहते हैं रेड टाइड। ये रेड कलर के जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन से ये रेड टाइड हो जाती है। ऐसे लगने लग जाता है समुंदर ही लाल हो गया है, कोई लाल रंग की टाइड आ गई है, बट इट इज एक्चुअली दीज डायनोफ्लैजिलेट्स। ये हार्मफुल इसीलिए होते हैं बिकॉज दे रिलीज टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। और इसका हार्मफुल इफेक्ट ये है कि एक तो ये फिशेस को किल कर देती है, ये टॉक्सिन्स हार्मफुल होती हैं। और दूसरा कि जब ये कुछ टॉक्सिन्स जो हैं ये एयर में भी रिलीज होती हैं तो ये ब्रीदिंग, ह्यूमंस के लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज कर देती है। तो ये रेड टाइड जो है इट इज नॉट गुड। ओके, सो रेड टाइड होती कैसे है? इट इज ड्यू टू द रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, उनकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन से। और ये हार्मफुल क्यों है? बिकॉज इट रिलीजेस टॉक्सिन्स एंड इट कॉजेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमंस। ओके, नाउ वी कम, कौन सी क्लास है किंगडम फंजाई की जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों होते हैं? मोस्टली तो देखो हम पढ़ते हैं कि जो फंजाई है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं इसमें। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि है यीस्ट। यीस्ट एक एक्सेप्शन है क्योंकि यीस्ट अकेला है जो यूनिसेलुलर है। सो ये किस क्लास में आता है? इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एस्कोमाइसिटीज, जिसको हमने अभी पढ़ा, एस्कोमाइसिटीज। सो एस्कोमाइसिटीज एक ऐसी क्लास है फंजाई की जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों आते हैं। मल्टीसेलुलर में जैसे पेनिसिलियम है, ये हमारा मल्टीसेलुलर फंजाई है। ये भी एस्कोमाइसिटीज में आता है, लेकिन यूनिसेलुलर भी इसमें आते हैं। तो वन वर्ड आंसर है। और कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस फंजाई को कब कहा जाता है? व्हेन अ फंजाई फीड्स ऑन काउ डंग। व्हेन अ फंजाई फीड्स ऑन डंग। डंग मीन्स जो एनिमल्स का वेस्ट होता है उस पे फीड करने वाली फंजाई, उस पे ग्रो करने वाली फंजाई, उसको कोप्रोफिलस कहते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट भी करते रहे, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है। इफ इट इज नॉट रिगार्डिंग डाउट यू कैन लोअर योर हैंड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask in the chat box. Supriya, do you have any doubt? आप and okay, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है जो बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, और वो एक क्लोरोफिलस और नॉन क्लोरोफिलस मेंबर के बने हुए हैं। पहले तो मैं आपका टेस्ट लूंगी, आप मुझे ये बताओ कि सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। हैंड रेज करेंगे, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और ये क्लोरोफिलस और नॉन क्लोरोफिलस का क्या मतलब है। जस्ट रेज योर हैंड्स जिनको आंसर पता है। जिसका नाम लूंगी बस वही अपना माइक अनम्यूट करेगा। ओके, ऋषभ नेगी, आप बताएंगे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सिर्फ ये बताएंगे आप, ऋषभ, हरिया माइक में। म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। ओके, फिजा आप बता सकते हैं क्लोरोफिलस और नॉन क्लोरोफिलस का क्या मतलब है? क्लोरोफिलिस जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो और नॉन क्लोरोफिल जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट ना हो। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिम्बायोटिक में होते हैं फिजा? लीस, फंजाई। फंजाई। ओके, सुप्रिया आप बताओ
कि ये कौन से सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है और उसमें क्लोरोफिलस कौन है और नॉन क्लोरोफिलस कौन है? मैम ये लाइकन की बात हो रही है, उसमें क्लोरोफिलस एल्गी और नॉन क्लोरोफिलस फंजाई है। वेरी गुड, लाइकेंस की बात हो रही है। लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई और एल्गी में, राइट? तो एल्गी के पास अपना क्लोरोफिल होता है, अपना खाना खुद बनाती है, सो वो क्लोरोफिलस है, और जो फंजाई है वो नॉन क्लोरोफिलस है बिकॉज इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, इट इज हेट्रोट्रॉफिक। सो ये जो हमारी लाइकेंस हैं ये पोल्यूशन इंडिकेटर है। अब ये ऐसे कैसे पोल्यूशन इंडिकेटर कैसे हुए? इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखोगे? सबसे पहले कि ये जो लाइकेंस हैं दे ग्रो इन क्लीन एरियाज, ये डर्टी एरियाज में ग्रो ही नहीं कर सकते। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट दे ग्रो इन क्लीन एरियाज, नॉन पोल्यूटेड एरियाज में ये ग्रो करते हैं, ठीक है? दूसरा है कि कभी अगर एसिड रेन होती है, एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड जब एयर में प्रेजेंट होती है या व्हेन इट फॉल्स डाउन एज एसिड रेन, तो ये जो एसिड रेन है ये डैमेज कर देती है हमारे लाइकेंस को, इट डैमेजेस आवर लाइकेंस। सो जहां भी पॉल्यूटेड एयर होगी वहां पर लाइकेंस ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम कहीं देखें कि किसी एरिया में बहुत सारे लाइकेंस ग्रो करे हुए हैं तो ये एक तरह से इंडिकेटर है कि ये एरिया की जो मतलब पॉल्यूशन है वो बहुत कम है इस एरिया में। और अगर किसी एरिया में लाइकेंस बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं तो इट मीन्स कि वो जो एरिया है वो उसमें पॉल्यूशन ज्यादा है, ठीक है? या कुछ क्या होता है, कभी कुछ टाइम बाद लाइकेंस पहले ग्रो कर रहे थे बट थोड़े टाइम बाद लाइकेंस जो है वो कम हो गए, इट मीन्स कि उस एरिया में पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो ये इनकी दो खास फीचर्स हैं, एक तो कि ये हमेशा क्लीन एरियाज में ग्रो होते हैं, पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं कर सकते, और दूसरा कि जब भी पॉल्यूटेड एयर होती है या एसिड रेन होती है इन दैट केस इट डैमेजेस आर लाइकेंस और फिर वो ग्रो नहीं कर पाते। तो हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है सराउंडिंग है ये पॉल्यूटेड है या साफ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? ये तो वेरी इजी है, आप सबको पता होगा, ये दी थी विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है? और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया गया था? इसमें क्राइटेरिया यूज किया गया था, सबसे पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर देखा गया था कि ये यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, देन इट वाज सीन उनमें सेल वॉल है या नहीं है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉफिक हैं या हेट्रोट्रॉफिक हैं। तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर उसने ये क्लासिफिकेशन की थी। और ये जो टेबल है ये जब मैंने पढ़ाया था तो अपनी क्लास में समझाया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्लो चार्ट है। आप लोग भी इसे जब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको जरूर बना लें कि जो विटेकर था उसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवाइड किया था। यूनिसेलुलर में या तो प्रोकैरियोटिक थे या यूकैरियोटिक थे, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में आता है हमारा मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में आता है हमारा प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर खत्म, अब आते हैं मल्टीसेलुलर पे। मल्टीसेलुलर भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, उनमें सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है। तो जिनमें सेल वॉल नहीं है उसमें आ गए हमारे एनिमल्स। अब जिनमें सेल वॉल है देवर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वो ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है। तो ऑटोट्रॉफिक में आ गए प्लांट्स और हेट्रोट्रॉफिक में आ गए फंजाई। फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड प्लांट्स की मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है? सो अगर आपको फीचर्स पता करने हैं, लाइक फंजाई का फीचर पता करना है, तो आप देख सकते हो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें सेल वॉल होती है, और ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो इस तरह से इस फ्लो चार्ट से आप को पांचों के पांचों किंगडम्स के बीच में डिफरेंस बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपने लेक्चर में हर बच्चों से खुद बनवाया था साथ के साथ। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो आप लोग इसकी फोटो ले सकते हैं, बट इसको जरूर इस टेबल को अपने हाथ से बनाना, तो आपको क्लियर हो जाएगा पांचों किंगडम्स में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। और ये जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है विटेकर ने जो दी थी, मोनेरा के सेल टाइप के बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे, ऑर्गन कम्प्लेक्सिटी यानी कि यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर के बेसिस पे, एंड देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मैंने अभी समझाया। तो इस तरह से आप ये टेबल एक बार पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको ये पता है फ्लो चार्ट तो आपके लिए टेबल बहुत आसान है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बतानी है फंजाई में।
सो इसके लिए आप लोगों ने जरा ध्यान देना है। वेट अ सेकेंड। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पोस्ट किया है। बच्चे आप लोग एंड में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डाइकैरियन अभी आ रहा है। अच्छा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये तो बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है। सो जो फंजाई है, फंजाई में आपको पता होगा, फंजाई में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम, इट इज एक्चुअली नेटवर्क ऑफ हाइफे। सो सपोज हमारे पास, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो मेल और फीमेल हमारे पास माइसीलियम होगा। सपोज 2 माइसीलियम है हमारे पास, मेल एंड फीमेल, ये होते हैं हैप्लॉइड, तो हम इनको एन से डिनोट करेंगे। तो ये जो हमारे माइसीलियम्स हैं, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। फिर क्या होगा? इन मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स की होगी फ्यूजन। ये होगी 3 टाइप में, 3 टाइप की हम फ्यूजन इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मो, सबसे पहले क्या होता है, जब ये गेमीट्स प्रोड्यूस हुए तो इनके प्रोटोप्लाज्म सिर्फ फ्यूज कर जाते हैं, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते हैं। न्यूक्लियस अभी भी देखो एज इट इज है, ये पहले सेल का गेमीट का न्यूक्लियस है और ये दूसरे का, ये फ्यूज नहीं किए हैं। फ्यूज क्या किया है? सिर्फ इसका प्रोटोप्लाज्म। तो इस केस में हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो n+1 n की फॉर्म में है। इट मीन्स कि अभी न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं किए हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं डायकैरियन स्टेज, जो अभी कोई पूछ भी रहा था। सो इट इज व्हेन एन, जब सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया है और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियाई फ्यूज अभी नहीं किए हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप इसका ये होता है, इमीडिएटली प्लाज्मोगैमी के बाद इमीडिएटली होती है कैरियोगैमी। कैरियो वर्ड जो है कहीं भी यूज होगा, आपने समझ लेना है, कैरियो वर्ड इज यूज फॉर न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोगैमी मीन्स न्यूक्लियस की फ्यूजन। तो अब इस स्टेप में क्या होगा? ये दोनों जो न्यूक्लियस थे हमारे, ये दोनों क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे और एक न्यूक्लियस बन जाएगा और इसकी प्लॉइडी होगी 2n। ओके, सो अब ये बन गया है हमारा डिप्लॉइड, इसकी प्लॉइडी हो गई है 2n। देन द थर्ड स्टेप विल बी, अब ये जो हमारा कैरियोगैमी के बाद द थर्ड स्टेप इज मेयोसिस। मेयोसिस में क्या होगा? मेयोसिस मींस प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स बनेंगे जो कि होंगे हैप्लॉइड। मेयोसिस आपको पता है, मेयोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। अब ये जो डिप्लॉइड हमारा हमारे पास रिजल्ट आया था वो अब ब्रेक हो गया है हैप्लॉइड स्पोर्स में, और ये जो स्पोर्स हैं ये फिर जर्मिनेट करेंगे और क्या बना लेंगे? माइसीलियम। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल चलता है। बीच में डिप्लॉइड फेज भी आता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड की ऑल्टरनेशन होती है। ठीक है, सो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये कुछ इसके हिंट्स थे जो आप इस डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है, टीचर्स डायग्रामेटिक फॉर्म के मार्क्स देते हैं, दे गेट इम्प्रेस्ड कि बच्चे को सारा कॉन्सेप्ट पता है और उसने डायग्राम की फॉर्म में इलस्ट्रेट किया है। तो आप लिखने के साथ साथ अगर इस तरह से फ्लो चार्ट भी बना कर आएंगे तो वो आपको ज्यादा मार्क्स फेच कर सकता है। ठीक है, ओके, सो अब आपने डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई में डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइसीलियम, टाइप्स ऑफ स्पोर्स एंड फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, फिर आपने एग्जांपल्स भी देने हैं। सबसे पहले
माइसीलियम होता क्या है? अगर मैं आपको बताऊं, जो फंजाई है, फंजाई की बॉडी कैसे बनी होती है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, हेड है, आर्म्स लेग्स हैं, ट्रंक है, ठीक है, हमारी बॉडी का ये स्ट्रक्चर है। लेकिन फंजाई का ऐसे थोड़ी होता है, हेड आर्म्स लेग्स बॉडी, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। फंजाई जो है वो बनी होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की, जस्ट छोटे पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, फंजाई जिसकी बनी होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। सो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हाइफे। और जब ये हाइफे का बहुत बड़ा एक जाल बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है, देन इट फॉर्म्स माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या है? बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का जाला, नेटवर्क, इस तरह से नेटवर्क। तो जो माइसीलियम होता है वो दो तरह का होता है। प्लाज्मोगैमी, एक मिनट, एक बार ये फिनिश कर दूं, देन आई विल गो बैक टू दैट। माइसीलियम दो तरह का होता है, इट कैन आइदर बी सेप्टेट और एसेप्टेट। पीडीएफ में आपको इसी तरह से मिलेंगे, बट आई ट्राई कि मैं ये एनोटेट फॉर्म ही सेव कर दूं और आपको एज इट इज ही दे दूं। सेप्टेट एंड एसेप्टेट। सेप्टेट का मतलब होता है, जैसे अगर ये माइसीलियम का स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें जो पूरी माइसीलियम है ये स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। हर एक कंपार्टमेंट के बीच में एक सेपरेशन होती है और हर एक हमारे मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट सेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और ये बीच में जो सेपरेशन होती है इसको कहा जाता है सेप्टा। ये जो सेपरेशन है दिस इज कॉल्ड सेप्टा। ये क्या कर रही है? माइसीलियम को डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में सेपरेट कर रही है। तो वो उस टाइप का माइसीलियम जिसमें सेप्टा होता है उसको कहते हैं सेप्टेट माइसीलियम। और एसेप्टेट होगा जिसमें कोई सेप्टा नहीं है, सारे न्यूक्लियस फ्री पड़े हैं। ये पूरा एक तरह से एक सेल की तरह एक्ट करेगा। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो गया है। सो दो टाइप के माइसीलियम होते हैं, तो सेप्टेट या एसेप्टेट, ठीक है। उसके बाद जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स भी दो तरह के होते हैं। दे कैन आइदर बी एसेक्सुअल स्पोर्स या सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स में आते हैं, एसेक्सुअल में आते हैं कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या ज़ूस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स में आते हैं oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। और एक टॉपिक है कि फ्रूटिंग बॉडी क्या है। थर्ड है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? जब हमारा माइसीलियम है वो थोड़ा सा ग्रो करता है, इट गेट्स डिफरेंशिएटेड और उसकी बॉडी पे एक अलग सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी क्या है? इट इज दैट स्ट्रक्चर दैट बियर्स स्पोर। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है दैट बियर्स स्पोर्स, जिसपे स्पोर्स होते हैं। तो ये मैं अभी आपको सिर्फ ये तीन टर्म्स क्लियर कर रही थी, माइसीलियम के क्या टाइप्स होते हैं, स्पोर्स की क्या टाइप्स होती हैं और फ्रूटिंग बॉडी की क्या टाइप्स होती हैं। फ्रूटिंग बॉडी जो है कोनिडिया के केस में फ्रूटिंग बॉडीज कोनिडियोफोर, ऊ स्पोर्स के केस में ऊ फोर्स, एस्कोस्पोर्स के केस में इट इज बेसिडियो, स्पोर्स के केस में बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस में बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्पोर्स बनते हैं। सो अब ये टेबल है, इसमें आपको समझने में आसानी होगी कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई है। जैसे सपोज फाइकोमाइसिटिस है। फाइकोमाइसिटिस एक अकेला ऐसा फंजाई है जो एसेप्टेड है। एसेप्टेड का मतलब समझ आ गया, इसमें सेप्टम नहीं होता। और इसमें स्पोर्स कौन से हैं? ये आपने इसमें सिर्फ ये फर्स्ट और थर्ड और ये जो फोर्थ है ये फ्रूटिंग बॉडी बताता है। ये वाले कॉलम्स जो हैं आप इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट फंजाई को। सपोज एस्कोमाइसिटिस है, एस्कोमाइसिटिस सेप्टेट में आती है। इसमें स्पोर्स कौन से होते हैं? ब्लास्टोस्पोर, कोनिडियम एंड एस्कोस्पोर्स, ठीक है। ब्लास्टोस्पोर तो बडिंग से बनता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। कोनिडियम, कोनिडियोफोर उसकी फ्रूटिंग बॉडी है। एस्कोस्पोर की एस्कस फ्रूटिंग बॉडी है।
बेसिडियोमाइसिटिस में सिर्फ बेसिडियोस्पोर्स होते हैं और ये बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं। ओके, सो ये आपने टेबल में आपने क्लासिफाई कर दिया डिफरेंट फंजाई की क्लासेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइसीलियम, देयर स्पोर एंड देयर फ्रूटिंग बॉडी। ओरिजिन ऑफ स्पोर का मतलब है फ्रूटिंग बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स को फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है? तो ये टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब वैस्कुलर टिश्यूज क्या होता है, ये आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओगे। पता है आपको व्हाट आर वैस्कुलर टिश्यूज? टेरिडोफाइट्स वो होते हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड काशिफ, इट्स जाइलम एंड फ्लोएम। गुड। सो इनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, तो इट मींस अभी ये वाटर में नहीं रह रहे हैं। इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी हैं, तो इसलिए ये टेरेस्ट्रियल है बिकॉज दे लिव ऑन लैंड। अब उनको वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिस्टम चाहिए। अगर तो पहले वाटर में ही रह रहे थे तो डायरेक्टली देवर इन कॉन्टैक्ट, हर एक पार्ट जो था वो वाटर के कॉन्टैक्ट में ही होता था, बट अब ऐसा नहीं है। सो सिर्फ रूट्स कांटेक्ट में होती हैं और बाकी सारे में हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। सो इसलिए ये टेरेस्ट्रियल हैं क्योंकि इनमें अब वैस्कुलर टिश्यूज डेवलप हो चुके हैं। जो फियोफाइसी है, अच्छा अब ये फियोफाइसी क्या चीज है? ये फियोफाइसी किस किंगडम में आता है और इसकी क्लास क्या है? चैट बॉक्स। किंगडम एल्गी तो ठीक है, गुड, ये एल्गी है। इसमें कौन से किंगडम में आते हैं ये? काशिफ वेरी गुड, इट्स ब्राउन एल्गी, प्लांट किंगडम। गुड आयुष, प्लांटी, गुड। सो ये प्लांट किंगडम में एल्गी में आते हैं और स्पेसिफिकली ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी इस कैटेगरी में आते हैं। अभी तक भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। गुड एवरीवन, गुड। सो इनके जो गेमीट्स और स्पोर्स हैं उनकी एक स्पेशल टाइप की मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर होता है। तो वो क्या होता है, इनमें होता है पायरीफॉर्म टाइप गेमीट्स एंड स्पोर्स, यानी कि पियर शेप्ड। पियर एक फ्रूट है, बबूगोशा, तो उसके जैसे शेप होती है इनकी। और इनकी डिस्टिंक्ट मतलब थोड़ी सी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है। एक तो इनकी शेप ऐसी है और दूसरी इनमें दो फ्लैजेला होते हैं, दैट टू लेटरल। लेटरल मीन साइड्स पर। तो ये इनका एक डिस्टिंक्ट एक डिफरेंट सी इनकी मॉर्फोलॉजी है। ये आपने इसकी मॉर्फोलॉजी का नाम है पायरीफॉर्म मॉर्फोलॉजी। अच्छा, अब ब्राउन एल्गी के बारे हम आ ही गए हैं, तो ब्राउन एल्गी के बारे में मैं एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी आप लोगों से। हैंड रेज करिएगा। ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसी में पिगमेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। पिगमेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं? ओके, निगम कुमार। निगम, माइक में बोले। हाँ जी। मैम क्लोरोफिल ए और सी। ए और सी, और उसके अलावा फ्यूक्सिस्टीन होता है मैम। फ्यूकोक्सैंथिन। गुड। अच्छा, अब और ये कौन बताएगा कि इनमें फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर्ड होता है? जस्ट रेज योर हैंड। मैमिटोल और लेमिनेरिया।
निगम मैंने किसी और से पूछना था, आई वाज आस्किंग टू रेज द हैंड, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, ओके। How is leafy stage formed in mosses and how is it different from protonema? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीफी स्टेज ये है क्या चीज। जो बेसिकली ये मॉसेस हैं, ये हमारे ब्रायोफाइट्स में आते हैं। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। सो ये हमारे ब्रायोफाइट्स हैं। इनमें डोमिनेंट फेज होता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप नोट करते रहें जिसको लगता है कि जरूरत है नोट करने की। डोमिनेंट फेज इनमें होता है गेमिटोफिटिक। गेमिटोफिटिक फेज इसमें डोमिनेंट होता है और इसमें भी 2 स्टेजेस होते हैं। 2 स्टेजेस हैं इसमें, एक है प्रोटोनीमा स्टेज और एक है लीफी स्टेज। अब ये क्या है, मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाती हूँ। देखो, सबसे फर्स्ट डायग्राम देखो। जब भी स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करता है तो स्पोर की डायरेक्ट जर्मिनेशन से जो पार्ट बनता है वो है हमारा प्रोटोनीमा। ये हमारा स्पोर था फर्स्ट केस में, इसकी डायरेक्ट जर्मिनेशन हुई और क्या बना, प्रोटोनीमा। सो प्रोटोनीमा का जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली इसके क्या फीचर्स हैं, ये क्रीपिंग है। क्रीपिंग मतलब रेंगता है। ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंटस, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है प्रोटोनीमा का। ये डायरेक्टली स्पोर से ग्रो हुआ और आप देख सकते हैं इसके बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं इसमें, तो इट इज फिलामेंटस। फिर उसके बाद इसमें सेकेंड फेज होता है जो है हमारा लीफी स्टेज। अब लीफी स्टेज कैसे बनता है, लीफी स्टेज यही प्रोटोनीमा के सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनना शुरू होता है। ये स्पोर से नहीं बनता है, स्पोर से पहले प्रोटोनीमा बनेगा, फिर प्रोटोनीमा से आगे सेकेंड फेज बनने लग जाता है जिसको कहते हैं लीफी स्टेज। ये कुछ इस तरह से दिखता है आपके सेकेंड डायग्राम में। और ये जब ग्रो होता है तो ये कुछ इस तरह का अपराइट स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं इसमें और इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। ये स्ट्रक्चर आप लिख लें, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, ये है इसका प्रॉपर लीफी स्टेज। तो ये है मॉसेस में लीफी स्टेज। अब ये जो लीफी स्टेज है, इट बेयर्स सेक्स ऑर्गन्स, इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं। दिस इज एंथेरिडियम और मेल सेक्स ऑर्गन, and this is archegonium or the female sex organ. सो जो एंथेरिडियम है वो एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करता है और जो हमारा आर्केगोनियम है वो एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। और जब विद हेल्प ऑफ वाटर ये जो एंथेरोजोइड्स हैं ये रिलीज होते हैं, ठीक है, और वो आर्केगोनियम यानी कि एग के साथ जाकर फर्टिलाइज कर जाते हैं, फ्यूजन हो जाती है और हमारा जाइगोट बन जाता है। ये मल्टी सेल्ड जाइगोट बन गया। अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ कि मॉसिस में कैसे लाइफ साइकिल होता है। एक तरह से लाइफ साइकिल ही हो गया आपका। तो ये जब जाइगोट बनाता है, मल्टी सेलुलर हो गया अब ये, ठीक है, ये डिप्लॉयड हो गया। तो अब इसमें बॉडी प्रोड्यूस हो जाती है स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग नहीं होता, इट इज नॉट फ्री लिविंग। अब ध्यान से देखो, ये जो स्पोरोफाइट है ये इस गेमीटोफाइट के ऊपर ही ग्रो किया है। जो लीफी स्टेज वाला हमारा गेमीटोफाइट था उसके ऊपर ही ये स्पोरोफाइट ग्रो कर गया, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। सो ये है मॉसिस का लाइफ साइकिल। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि लीफी स्टेज और प्रोटोनीमा में क्या डिफरेंस है। तो प्रोटोनीमा जो है वो क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है और जो हमारा लीफी स्टेज था वो अपराइट है विद स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ये इनका स्ट्रक्चर है और ये आपको डायग्राम से मुझे लगा कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो मैंने इसलिए
इसको एक डायग्रामेटिकली आपको प्रेजेंट कर दिया और इसका पूरा लाइफ साइकिल भी हो गया इसी बहाने। सो अब क्वेश्चन है कि द गेमेटोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो अभी हमने ब्रायोफाइट्स का देखा कि जो गेमेटोफाइट है ये फ्री लिविंग है, लेकिन स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है। लेकिन ब्रायोफाइट्स में उल्टा होता है, जो सॉरी जिम्नोस्पर्म्स में जो गेमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता। सो जिम्नोस्पर्म्स में गेमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता। बिल्कुल उल्टा है ब्रायोफाइट्स के। ब्रायोफाइट्स में क्या था कि गेमेटोफाइट वाज फ्री लिविंग, लेकिन स्पोरोफाइट जो था वो उसके ऊपर डिपेंडेंट था, वो नॉट फ्री लिविंग था। और जिम्नोस्पर्म्स में बिल्कुल इसका उल्टा है, जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग होता है और गेमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं होता। गेमेटोफाइट स्पोरेंजिया के अंदर रहता है, स्पोरोफाइट्स में बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है ब्रायोफाइट्स में, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट साइकिल है। ओके कुछ रूट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स में जिनका फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एसोसिएशन होता है। इसके एग्जाम्पल में आते हैं पाइन एंड साइकस, पाइनस एंड साइकस। अब वो क्या रोल है? जो पाइनस है, पाइनस का फंगल एसोसिएशन है माइकोराइजा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब फंजाई का पाइन के रूट्स के साथ एसोसिएशन होता है वो माइकोराइजा है, और इसमें काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये जो फंगस है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और जो साइकस है, साइकस में एल्गी के साथ होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और क्लोरोइड रूट्स में। और इसका काम क्या होता है? एल्गी का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग, सॉरी उसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करना मतलब। ओके नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जो आप लोगों को आपकी क्लासेस में समझाया गया होगा कि ये क्या होता है एक्चुअली। बेसिकली बच्चों बड़ा सिंपल तरीका याद करने का है कि प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट क्या है? बेसिकली वो बॉडी है जो गेमीट्स प्रोड्यूस कर रही है। क्योंकि गेमीट्स प्रोड्यूस कर रही है तो ये हैप्लॉइड होती है। और एक दूसरी बॉडी होती है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, दैट इज स्पोरोफिटिक बॉडी या स्पोरोफाइट, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। ये स्पोरोफाइट बॉडी होती है डिप्लॉइड 2n। तो जब मुझे स्पोरो जैसे हमारी बॉडी में भी मेयोसिस होती है और गेमीट्स बनते हैं, राइट? बट वो गेमीट्स जो हैं वो खुद मल्टीप्लाई कर करके आगे एक बॉडी नहीं बना लेते। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, जब गेमीट्स बनते हैं तो गेमीट्स जो है एक बहुत ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन से दे फॉर्म अ बॉडी, गेमीटोफाइट, जिसमें बहुत सारे गेमीट्स इकट्ठे हो जाते हैं। वो स्ट्रक्चर को गेमीटोफाइट कहते हैं। और वो स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे स्पोर्स इकट्ठे हो जाते हैं उस स्ट्रक्चर को कह देते हैं स्पोरोफाइट। सो जब मुझे स्पोरोफाइट को गेमीटोफाइट में कन्वर्ट करना है, एज यू कैन सी 2n से n करना है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करना है, तो मुझे कौन से टाइप की डिवीजन चाहिए होगी? कौन बताएगा चैट बॉक्स में कि मुझे अगर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में जाना है तो मुझे कौन से टाइप की डिवीजन करनी पड़ेगी? राइट इन द चैट बॉक्स। meiosis, good Azra, good. नॉट माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? सेम टाइप के 2n से 2n 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 ही बनेंगे। मुझे अब 2n से हाफ करना है, यानी कि मुझे रिडक्शनल डिवीजन करनी है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मेयोसिस। तो मेयोसिस से क्या बनता है? स्पोरोफाइट से गेमीटोफाइट बनता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। बिल्कुल गुड। और अगर मुझे गेमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनाना है तो मुझे कौन सी टाइप, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा?
लाइक गेमिटोफाइट से और स्पोरोफाइट जब करना है तो प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा मुझे पता ही था। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर कि आप लोग माइटोसिस करोगे, बट माइटोसिस से तो सेम टाइप के बनते हैं ना, अगर एन है तो एन से एन 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 बनेंगे। बिल्कुल जतिन इज राइट, यहाँ पर फ्यूजन होगी, यहाँ पे सिनगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल माइटोसिस नहीं चलेगा यहाँ पर। सो प्लांट्स में क्या होता है, हैप्लॉइड स्टेज भी एग्जिस्ट करती है और डिप्लॉइड स्टेज भी एग्जिस्ट करती है, और वो क्या करती रहती है, ऑल्टरनेट करती रहती है। वो आप ये डायग्राम से देख सकते हैं कि जब गेमीटोफाइट होता है वो गेमीट्स प्रोड्यूस करता है, गेमीट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, तो जाइगोट जो है वो रैपिडली मल्टीप्लाई करके डिप्लॉइड सेल से एक बॉडी बना देता है जो स्पोरोफाइट होती है। फिर स्पोरोफाइट्स में क्या होता है, मेयोसिस होती है और हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। वो हैप्लॉइड स्पोर्स फिर माइटोसिस से ग्रो करेंगे और गेमीटोफाइट बनाएंगे, गेमीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके तो ये क्या हो रहा है, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस हो रही है, कभी डिप्लॉयड कभी हैप्लॉइड, कभी डिप्लॉयड कभी हैप्लॉइड। सो दिस काइंड ऑफ जो हमारा फिनोमेना कह सकते हो या इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट दिखाई जाती है। तो इसका आंसर है सिलैजिनेला एंड साल्विनिया। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हेट्रोस्पोरी होती है। हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है जो स्पोर्स हैं वो दो डिफरेंट साइज के होंगे, स्पोर्स हैं टू डिफरेंट साइज के, दो डिफरेंट टाइप्स के। एक होता है स्मॉलर साइज, जो स्मॉल साइज के स्पोर्स होते हैं उनको कहा जाता है माइक्रोस्पोर्स, और जो लार्ज स्पोर्स होते हैं उनको कहा जाता है मेगास्पोर्स। सो जो माइक्रोस्पोर्स हैं दे डेवलप इनटू मेल गेमिटोफाइट, और जो मेगास्पोर्स हैं दे डेवलप इनटू फीमेल गेमिटोफाइट। अब गेमिटोफाइट क्या है ये तो आपको यहां से पता लग गया, वो स्ट्रक्चर जो क्या प्रोड्यूस करेगा, गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो इसका आंसर है सिलैजिनेला एंड साल्विनिया। सो इसमें हेट्रोस्पोरिया, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो इसमें दो डिफरेंट साइज के स्पोर्स होते हैं। आई कैन सी कि कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस आपके साथ करूंगी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से भी पूछूंगी जस्ट टू चेक कि आप लोगों को कितने अच्छे से याद हुआ। ओके जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें जो लीव्स हैं दे आर अडेप्टेड टू विदस्टैंड जीरोफिटिक कंडीशंस। सबसे पहले तो जीरोफिटिक क्या होता है, कौन चैट बॉक्स में लिख के बताएगा व्हाट इज जीरोफिटिक। The leaves of gymnosperms are adapted to withstand xerophytic conditions. चैट में दिखा है कैसे में, जीरोफिटिक नहीं पता किसी को। ओके सो आई विल टेल, जीरोफिटिक का मतलब होता है ड्राई
सूखा कंडीशंस होती हैं, जैसे डेजर्ट है, जीरोफिटिक मींस वेरी ड्राई कंडीशंस। सो जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स हैं वो किस तरह से अडेप्टेड हैं कि वो ड्राई कंडीशंस में भी सरवाइव कर सके। अब ड्राई कंडीशन का मतलब है कि यहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है, पानी बहुत कम है जैसे डेजर्ट्स में। तो अब हमें हमें क्या कोशिश करनी है, अगर लीफ का अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे अंडर सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं। तो वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली लॉस होता रहता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, ट्रांसपीरेशन। सो स्टोमेटा से वाटर लॉस होता रहता है। तो अगर इस तरह के लीव्स जिम्नोस्पर्म्स में भी होंगे तो इतना ज्यादा पानी लॉस हो जाएगा कि प्लांट में पानी नहीं बचेगा। पहले ही जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं वो जीरोफिटिक है, ड्राई कंडीशंस है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके जो लीव्स हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करी होते हैं। सबसे पहले तो दे हैव नीडल शेप्ड लीव्स। तो लीव्स इस तरह से फ्लैट ना होकर नीड स्मॉल स्मॉल स्पाइन्स के फॉर्म में होती हैं, जस्ट लाइक कैक्टस के केस में होती है ना, बट इट इज नॉट अ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की लीव जो आपने वो देखा होगा, क्रिसमस ट्री जैसे जो ट्रीज हैं, पाइनस साइकस, तो इनकी लीव जो है वो बिल्कुल थिन नीडल लाइक होती हैं। तो इसका रीजन ये है कि नीडल शेप्ड लीव होने से क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस एरिया फॉर लॉस ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड। सो जो लॉस ऑफ वाटर है इट इज रिड्यूस्ड, डिक्रीज्ड। सो पहला तो हो गया, दे हैव गॉट नीडल शेप्ड लीव्स। ओके। सेकंड इनमें है, इनके जो स्टोमेटा होते हैं ये बहुत संकन होते हैं। संकन मीन्स बहुत डीप डूबे हुए होते हैं। स्टोमेटा सरफेस पर नहीं होते हैं, थोड़ा सा डीपली जाकर होते हैं। तो इससे क्या होता है, इजीली वाटर लॉस नहीं हो पाता। तीसरा जो इनकी मॉडिफिकेशन है दैट इज दे हैव अ कवरिंग ऑफ थिक क्यूटिकल। जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल क्या होता है, लीव्स के बाहर मोस्टली एक बहुत थिक वैक्सी आउटर कवरिंग होती है। क्यूटिकल वैक्सी कवरिंग होती है। सो ये तीन ऐसी अडेप्टेशंस हैं, ऐसी मॉडिफिकेशंस हैं जो जिम्नोस्पर्म्स में होती हैं, उनकी लीव्स में होती हैं, ताकि वो जीरोफिटिक यानी कि ड्राई कंडीशंस में सरवाइव कर सकें। ओके। सो अभी तक तो सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं, बट आई वुड लाइक टू ऐड ऑन फ्यू मोर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। ओके। मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप मुझे ये बताओगे, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड? उन्हें क्लासिफाई किया ही क्यों जाता है? हमने क्यों इतनी सिरदर्दी लेने की जरूरत ही क्या है? व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स? जस्ट रेज योर हैंड्स जिनको आंसर आता है। हाँ जी, फिजा, आपका नाम बड़ा प्यारा है, फिजा। To make the study of species easy. ओके, स्टडी इजी। स्टडी इजी कैसे होगी हमारी? क्यों इजी क्यों करनी है हमने स्टडी? मैम अगर हम किसी भी स्पीशी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे क्लासिफिकेशन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक वो सिंगल सेल है या ईकैरियोट है, प्रोकैरियोट्स है, यस, या फिर उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा। यस। खुशबू, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग कि हम क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, हमें क्यों करना है हमें? हम वैसे रैंडमली क्यों नहीं पढ़ लेते सबको? क्योंकि अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमें Exactly. सबको क्लासिफाई करके पढ़ना चाहिए, जिससे इजी स्टडी हो जाती है। यस, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत हाई है, इसीलिए हमें सब
के अगर हम इंडिविजुअली स्टडी करने लग जाएंगे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करें। तो हमने क्या किया, उनको ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। अगर सपोज जैसे हम अवंती फेलोज में ये जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, तो अगर हम सबको इकट्ठे ही एक ही बैच बना देते सबका, तो ना हम आपको अच्छे से पढ़ा पाते, ना आप अच्छे से पढ़ पाते, इतना क्योस हो जाना था, इतने सारे स्टूडेंट्स, आपके डाउट्स भी नहीं ले सकते थे हम। तो हमने क्या किया, आप लोगों की स्टडी इजी करने के लिए हमने क्या किया, हमने आप सबको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, जिसको जो टाइम सूट करता था उसके अकॉर्डिंग हमने आपको ग्रुप्स में बांट दिया। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया, आपको क्लासिफाई कर दिया। तो क्लासिफिकेशन से क्या हुआ, हमें इतने सारे बच्चों को हैंडल करना आसान हो गया, राइट। सो क्लासिफिकेशन क्या होती है, अगर बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन है उसकी वजह से हमें इट बिकम्स इजी फॉर अस टू स्टडी। ओके, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर है क्या? अगर ग्रोथ नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर क्या है? जस्ट रेज योर हैंड्स। और अब मैं चांस देना चाहूंगी बाकी बच्चों को भी। अच्छा, ये साइलेंट म्यूजिक नाम से कौन है बच्चे? व्हाट्स योर नेम? साइलेंट म्यूजिक। मैम माय नेम इज हिमांशु कुमार। ओके, हाँ जी हिमांशु, तो आप इसका आंसर देंगे? मैम जो डिफाइनिंग फीचर्स में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें ना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो नहीं आता, लेकिन ना हमारे शरीर में जैसे कि डीएनए डीएनए हो गया, और मैम एक ही याद है मेरे को भी। चलो कोई बात नहीं हिमांशु, हाँ मैम, एटलीस्ट आपने मेटाबॉलिज्म try मेटाबॉलिज्म ओके, ठीक है, आपने सही बोल दिया। अच्छा, तो मेटाबॉलिज्म को डिफाइन तस्लीम आप करेंगे? मैं बताऊं? जस्ट अ सेकेंड, कौन बोला? जी तस्लीम मैम। को बोल। हाँ जी, मैम शरीर अरविंद। के अंदर, बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, उससे डिफाइन करते हैं। गुड। सो मैम हमारी पाचन शक्तियाँ होती है ना, जैसे कि जो यस, हमारे खाने को पचाती है, उसे एक कहते हैं मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म इज सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस या सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल, हिमांशु ने सही कहा, जो पाचन शक्ति है हमारी, हम खाना खा रहे हैं, वो ब्रेक हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इतने सारे रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व हैं, उस सबके सम टोटल को हम कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये एक बहुत खास फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये उनमें होता ही होता है। ठीक है, तो एक दो और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। ओके, जो हमारे पास लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स लगा लो, तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें सिर्फ हैंड रेज करना है, कोई माइक ऑन नहीं करेगा। उनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होता, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जस्ट रेज योर हैंड्स जो बताएंगे कि वो कौन से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे लोअर प्लांट्स यानी कि ब्रायोफाइट्स में होते हैं। सिर्फ 4 बच्चों को पता है ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। जतिन? मैम रिजॉइड्स। राइजोइड्स, वेरी गुड। तो वो स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम राइजोइड्स, जो मतलब इनके जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को राइजोइड्स कहते हैं। उसी तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। आयुष, आप बता सकते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं?
राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर को कहते थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को। हाँ जी काशिफ। मैम गैमा कप। गैमा कप मैम। एक मिनट काशिफ। आपने बोला गैमा कप्स, राइट? जो गैमा कप्स होते हैं वो तो बेसिकली बड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम फाइलोइड्स कहते हैं, राइजोइड्स की तरह फाइलोइड्स। बट अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा इट्स ओके। ठीक है, ओके। सो आज की क्लास में हमने यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब आई वांट कि आप लोगों को ये मिल जाएगी कल या परसों तक। सो आई थिंक होपफुली आप लोगों को कुछ इसमें से, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, आपको बहुत सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह से आएंगे, थोड़ा सा स्टाइल बदल सकता है। तो आप लोगों को आई होप आज की क्लास में काफी नॉलेज मिली होगी। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ, पीडीएफ मैं बोल दूंगी आगे कि जल्द से जल्द आप लोगों को सेंड कर दी जाए, ठीक है? तो आई विल पास ऑन दिस मैसेज डेफिनेटली। You're welcome everyone. Thank you so much.